हेलो दोस्तों, सबसे बड़ा पार्ट इस पूरी बायोकेमिस्ट्री का मेटाबॉलिज्म में जो कि हमको स्टार्ट होने वाला है। एक मैंने शॉर्ट लेक्चर में या शॉर्ट वीडियो में पूरे ओवरव्यू दिया था मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज से। पूरा मैं चैप्टर एक बार में नहीं कवर करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे शॉर्ट कवर को एक एक टॉपिक को ढंग से कवर करें। तो ये इस प्रकार चलते, जैसे शुरुआत में तुम्हारे पूरे बड़े बड़े लेक्चर हुआ करते थे, हम इसमें शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि शॉर्ट वीडियो है तो आप प्रॉपर उसको ध्यान से पढ़ें, आपके लिए भी आसान होगा, आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा, क्या आता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। तो मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज में जैसे हम सिंपल सी बात है सुक्रोज ग्रहण करते हैं, तो सिंपल सी बात है उसका, सिंपल सी बात है एमाइलेज के द्वारा उसका विघटन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उस पर हम नहीं जा रहे हैं, एमाइलेज के द्वारा हो जाता है। फिर मेन चीज़ चलती है उसका ट्रांसपोर्टेशन, वो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, तो उसका आता है हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मेरे भी सेमेस्टर में पूछा गया था, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के कार्य कौन कौन से चैनल काम करते हैं। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं बता दूं, कुल मिला के जैसे नॉन यूनिफॉर्म जो होते हैं, यूनिलेटरल वो होते हैं 5, और वैसे बायोलेटरल के संग संग बायोलेटरल वालों को भी जोड़ देते तो वो 2 और होते हैं। सिंपल सी बात, जो सोडियम डिपेंडेंट होते हैं, सोडियम SgLT वाला ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, हमने देखो किडनी में। तो उसे कहते हैं, उसमें मिला के आप कुल मिला के 7 देखने को मिल जाते हैं आपको। मेन मैं बता रहा हूँ, मेन जो नॉर्मल है उनके बारे में बातचीत कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं GLUT4 की। जैसे GLUT4 के GLUT1 की बात करूँ तो GLUT1 के बारे में ध्यान रखना, ये पाया जाता है ब्रेन किडनी वगैरह में, ब्रेन किडनी। मेन चीज़ जो होती है इसमें RBC होती है, सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली बात। ये हाई, इसकी एफिनिटी हाई रहती है। मेन इसको मैं याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना मेन इसमें RBC रहती है। RBC में कौन सा रहता है, GLUT1 रहता है ट्रांसपोर्टर। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि RBC केवल ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है एनर्जी के रूप में। मैंने जब शॉर्ट्स वीडियो बढ़ाया था तब मैंने बताया था, उसमें RBC केवल ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी एनर्जी के रूप में, और किसी के रूप में एनालाइज करेगी। फिर आता है हमारा GLUT2, आता है वो आता है लिवर में, लिवर पैनक्रियाटिक सेल में, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी रहता है। और बाकी के तीसरा आता है हमारा GLUT3। इनकी सारी विशेषता मैं बाद में बात करूँगा, पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से चैनल खा में रहता है। ये रहता है हमारा ब्रेन किडनी में रहता है। यानी GLUT3 और GLUT1 में क्या अंतर है, एरिथ्रोसाइड का अंदर है, बाकी इनमें ब्रेन और किडनी में ये सेल ही पाया जाता है। ब्रेन के कार्य ज़्यादा होने जरूरी है, क्योंकि मैं बताया था कि ब्रेन केवल ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है एनर्जी के रूप में शुरुआत में, मतलब फैटी एसिड को यूटिलाइज नहीं करेगा एनर्जी के रूप में। बाद में कीटोन बॉडी को यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन उसको फैटी एसिड को यूटिलाइज नहीं करेगा। GLUT4 सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो आता है हमारा स्केलेटल मसल पे। स्केलेटल मसल, हार्ट वगैरह होते हैं, मसल्स होती है मेन। और GLUT5 आता है, वो रहता है हमारा स्पर्म पे रहता है मेन ध्यान। मेन चीज बात करें, सबसे पहले आता है हमारा मेन इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है GLUT4। GLUT4 की सबसे बड़ी खास बात है, क्या होता है, ये इंसुलिन इंड्यूस्ड होता है। ये क्या होता है, इंसुलिन इंड्यूस्ड होता है ट्रांसपोर्टेटर। इससे क्या पता लग रही है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है, उसमें इस जो ट्रांसपोर्टर होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो इसलिए हम पता लगा सकते हैं कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंट भी बनी है इस चैनल का, कि डेफिशिएंट इन किसमें, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में। तो इसका ये एक तरीके से क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी बन गया इसका,
कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जब भी होता है तो उसकी डेफिशिएंसी रहती है या फिर डिसफंक्शन हो जाता है, क्योंकि ये इंसुलिन के द्वारा अपडेट करता है, जो कि मसल्स वगैरह होती है, मसल यूटिलाइज करती हैं ग्लूकोज को, वो चीज़ नहीं हो पाती, तो उसमें GLUT4 में गड़बड़ होती है। बाकी बाकी के और जो ऑर्गन है, जैसे स्केलेटल मसल, ये जो जिसको इंसुलिन की आवश्यकता होती है ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए, और जो भी चीज़ें हैं हमारा लिवर हुआ, ब्रेन हुआ, उनको ग्लूकोज की मतलब इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी ये ऑर्गन एकदम सही फंक्शनल करते हैं। मेन यूटिलाइज होता है ग्लूकोज का ब्रेन के द्वारा होता है, इसलिए ब्रेन की फंक्शनिंग पर कोई ऐसा खास इम्पैक्ट आता नहीं है, ताकि उसका ग्लूकोज का यूटिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा होता है। स्टोरेज नहीं हो पाता, ग्लाइकोजन स्टोरेज मेन रूप से ज़्यादा स्केलेटल मसल के द्वारा किया जाता है, इसलिए जब स्केलेटल मसल स्टोर नहीं करेगी तो ग्लाइकोजन स्टोरेज पे एक तरीके से कमी आ जाएगी। तो मेन चीज़ तो ध्यान रखें GLUT4 के बारे में। GLUT5 के बारे में ध्यान रखें तो GLUT5 होता है वो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, वो करता है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज की आवश्यकता किसके द्वारा होती है? मेन स्पर्म के द्वारा। स्पर्म की एक्टिविटी में कौन सा एनर्जी फ्यूल यूज होगा? वो फ्रक्टोज यूज होता है, इसलिए फ्रक्टोज का यूटिलाइजेशन होता है मेन किसके होता है? GLUT4 के 5 के जाए, जो कि स्पर्म में पाया जाता है। बाकी और ऑर्गन होते हैं निकाल दो, मेन होता है स्पर्म इसके लिए, ये चीज़ होती है। और फिर बात करके चलें, इसमें आता है GLUT2 आता है, जो कि लिवर पेरेन्काइमल सेल के द्वारा होता है, और उसके अलावा GLUT1 ध्यान रखना मेन RBC के द्वारा यूटिलाइज होता है, और GLUT4 होता है वो इंसुलिन रिलेटेड अपडेट होता है, और इसमें ध्यान रखना मैक्सिमम अफिनिटी किसके के द्वारा होती है? वो रहती है GLUT3 में होती है। GLUT3 की मैक्सिमम अफिनिटी रहती है कि ग्लूकोज के लेकर, और उसके अलावा इसकी मिनिमम अफिनिटी मान लीजिए या फैट स्टेट में इसका यूटिलाइजेशन होता है। फैट स्टेट में क्यों? क्योंकि जब खान में बहुत ज़्यादा खाना पीना खा लेता है तो ग्लूकोज कहाँ जाता है? सबसे पहले हमारे लिवर में, तो लिवर में इसका यूटिलाइजेशन होता है ग्लूकोज का, तो इसलिए फैट स्टेट में मेन कम आने वाला एक ट्रांसपोर्टर कौन है? हमारा GLUT2। इसलिए ध्यान रखना सारे चीज़ों के अलग की सबसे बड़ी खास बात GLUT1 की RBC में पाया जाता है, GLUT2 की फैट स्टेट में यूटिलाइज होगा, लिवर पेनक्रियास वगैरह जो हमारी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन या फिर यूटिलाइजेशन वगैरह में एक तरीके से काम करती हैं। सिंपल सी बात है, या फिर इंसुलिन रिलीज करना है नहीं करना, सिंपल सी बात है, ये पैनक्रियाटिक सेल को कैसे पता लगेगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, उसके बाद ग्लूट पहुंचेगा तो इंसुलिन रिलीज होना है नहीं होना, वो सिंपल सी बात है कि खाना खा लिया उसने बहुत ज़्यादा और उसका इंसुलिन रिलीज करना है यूटिलाइजेशन के लिए, ताकि स्केलेटल मसल भी यूटिलाइज करें, तो वो किससे पता लगेगा? GLUT2 से। तो पैनक्रियाटिक या लिवर जो कि इसी तरह के फंक्शन में काम करती हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, वो किससे पता लगाएगी? GLUT2 से। फैट स्टेट पर काम होता है वैसे इनका यूटिलाइजेशन, क्योंकि बाकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म इनका जितना कुछ खास ज़्यादा है नहीं है। फिर GLUT3 आता है, जो कि इसकी हाई एफिनिटी होती है, ब्रेन को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है ग्लूकोज, हमारा 45% तक ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ब्रेन ही करता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। स्केलेटल मसल वाले GLUT4 का ज़्यादा ध्यान रखना कि ये सिंपल वाले टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में कौन सा ट्रांसपोर्टर डिफिशिएंट होता है, इतने GLUT4 होता है। GLUT5 में ध्यान रखना मेरे ये फ्रक्टोज के लिए काम करता है और किससे? स्मॉल स्पर्म के लिए काम करता है। तो ये तरीके से आते हैं हमारे यूनिलेटरल जैसे ट्रांसपोर्टर की बात हो गई। फिर हमने आते हैं को ट्रांसपोर्टर की। को ट्रांसपोर्टर में बात करें तो कौन सा आता है? हमारा सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, इसे S-GLUT भी कहेंगे। यानी कि इसमें सिंपल सी बात है, सोडियम भी की अमाउंट भी चाहिए होता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। इसके दो टाइप रहते हैं, एक तो SGLT2 SGLT1 S-GLUT1, जो किस में मिलता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। S-GLUT टू जो किस में मिलता है? हमारा किडनी में। किडनी यानी कि उसके प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में ये मिलता है हमारा। तो इसलिए इसका क्या काम है? इससे हम क्या सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं कि ORS जो सोल्यूशन होता है उसमें सोडियम और ग्लूकोज दोनों होता है,
क्या होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसमें जैसे ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करवाना है तो हमें उसको सोडियम देना पड़ेगा। ये को ट्रांसपोर्टर होंगे तभी दोनों चीज़ें आपस में पार होंगी, ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। तो जो स्क्लेड SgLt1 है उसके लिए ORS के सोल्यूशन में दो दोनों होते हैं, तो रीजन होता है ORS में सोडियम और ग्लूकोज दोनों होते हैं। तो क्या कहते हैं, दिस इज रीजन क्या कहते हैं, ORS हैव ये बोथ सोडियम और ग्लूकोज क्यों होते हैं, दोनों के दोनों। तो इसलिए एक तरीके से हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया। फिर हम आते हैं एक तरीके से साइकिल्स पे, ग्लूकोज की साइकिल्स पे। साइकिल्स में सबसे पहले की साइकिल आती है हमारी कौन सी, वो आती है हमारी सिंपल सी बात है ग्लाइकोलाइसिस वाली। ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहला पाथवे होता है जिसके बारे में पूरा बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से रेगुलेटिंग फैक्टर होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा रहता है, ध्यान रखना है आपको। मेन चीज़ तो रेट लिमिटिंग एंजाइम ध्यान रखने की होती है। पूरी साइकिल में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको बड़े क्वेश्चन में, लेकिन छोटे छोटे MCQ में यही पूछा जाता है। साइकिल पूछने के नाम पे और भी ऑप्शन है, उसको यही नहीं पूछा कब। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहली चीज आती है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात करके चलें तो उसका सिंपल सी बात है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। नॉर्मल चीज़ें बताने वाली। रिवर्सेबल रिएक्शन होती है सारी की सारी A to Z। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट इसके द्वारा कौन सा एंजाइम काम लेता है, इसमें होता है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, दोनों एंजाइम रहते हैं। इन दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाए छोटा मोटा, मैं यहीं पे दे देता हूँ। हेक्सोकाइनेज की बात करें तो ये सारे टिश्यू में पाया जाता है, ऑल टिश्यूज में पाया जाता है इस तरीके से, और ये केवल लिवर में पाया जाता है। इसकी एफिनिटी होती है वो सिंपल सी बात है हाई होती है, थोड़े बहुत ग्लूकोज को ये तरीके कन्वर्ट कर देगा, हाई एफिनिटी होती है। इसकी लो एफिनिटी होती है, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है फैट स्टेट जब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है, तब सिंपल सी बात है रोल आता है, स्टार्ट होता है हमारे किसका, लिवर का। क्योंकि वैसे यदि थोड़ी बहुत ही भी ग्लूकोज है, चाहे वो कैसे भी कंजप्शन की हो, चाहे सुक्रोज के फॉर्म में करी हो, कैसे भी हो, वो सिंपल सी बात है लिवर के पास नहीं जाएगी, वो सिंपल सी बात है ब्रेन के पास जाएगी। ब्रेन और एरिथ्रोसाइट जो रहती हैं उनके पास जाती है। तो इसलिए सिंपल सी बात है इसकी लो एफिनिटी रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होगा तभी इसकी ये यूटिलाइज करेगी इन चीज़ों को, इसलिए एफिनिटी होती रहती है। और ये हेक्सोकाइनेज सिंपल सी बात है हेक्सोकाइनेज है, तो इसलिए किसी भी मोनोमर का यूटिलाइज कर सकता है, ऑल मोनोमर्स, यानी कि ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज इसके लिए होता है। और सिंपल सी बात है ये केवल किस लिए होता है, ग्लूकोज के लिए होता है, ग्लूकोज ओनली। और उसके अलावा और क्या खास बात रहती है कि ये सिंपल सी बात है इसका इंडक्शन किया जा सकता है ग्लूकोज और उसके द्वारा, इंसुलिन के द्वारा, इंड्यूस बाय इंसुलिन, इसका नहीं होता है। तो एक तरीके से ये चीज़ आ गई। मेन आपको ध्यान रखना सारे टिश्यू पे कौन कौन सा पाया जा रहा है, हाई एफिनिटी किसके लिए हो रही, क्योंकि सिंपल सी बात है ब्रेन को ज़्यादा चाहिए इस तरीके से हमारा ग्लूकोज। लो एफिनिटी किसके लिए हो रही है, कौन सारे मोनोमर पर काम करेगा, चलिए तो ये किस पे काम करेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे 2 नंबर का, एक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज में डिफरेंस वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमारी आगे स्टेप 1 किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल सी बात है एक फास्फेट बॉन्ड इसमें जुड़ा रहा है, तो सिंपल सी बात है हमें ATP की चाहिए होगा, तो ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी स्टेप आती है और वो आती है हमारी आइसोमराइजेशन की। ग्लूकोज 6 फास्फेट किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमराइजेशन की होगी इस तरह से। ये उतनी तगड़ी स्टेप है नहीं। तीसरी स्टेप आती है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है हमारी, कुछ किताबों में रिवर्सिबल रहता है, कुछ के बाद रिवर्सिबल रहता है। मेरे हिसाब से आप रिवर्सिबल ध्यान रखें, क्योंकि
आप जब साइकिल पढ़ेंगे जिसमें आप ग्लूकोज दूसरे चलते जैसे एलानिन वगैरह या प्रोटीन वाले प्रोडक्ट से बनना होगा या फैट वाले से बनना होगा, तो आप पता लगा सकते हैं इन चीज़ों का। तो इसलिए उसमें ज़्यादातर रिवर्सिबल साइकिल चलती है, तो इसलिए मैं तो इसे रिवर्सिबल में काउंट करूँगा। कुछ जगह इसका इरिवर्सिबल में काउंट हो जाता है, तो इरिवर्सिबल भी सही है कुछ हद तक। इसमें क्या होता है, इसका फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फ्रुक्टोज 6 में कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज जो है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। सिंपल सी बात है, अब इसमें फास्फेट जोड़ रहा है तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा, ये चीज़ होती है। रिएक्शन के लिए एंजाइम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है हमारा, वो आता है हमारा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये क्या आता है हमारा रेट लिमिटिंग एंजाइम रहता है ये। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम है हमारा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये सबसे इसका एंजाइम को आप भूल नहीं सकते, आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं 3-4 बार बता देता हूँ, मैं 1-2 बार और बता दूंगा। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज सबसे रेट लिमिटिंग एंजाइम रहता है इस पूरी प्रोसेस का। जितने भी चाहे इंसुलिन हुआ, ग्लूकागोन हुआ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हुआ, हमारे एटीपी एएमपी वगैरह हुए, एलोस्टेरिक इनिबिशन एक्टिवेशन में, वो सारे इसी जो रिएक्शन है इसी पे ही काम करते हैं इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ आप ध्यान रखना पड़ेगा कि फास्फोफ्रक्टोकाइनेज के अंदर रेट लिमिटिंग एंजाइम रहता है हमारा, सिंपल सी बात है इसमें। और ये किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज से फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आगे की स्टेप आती है, मतलब ये थे इसको ध्यान पड़ता है। आगे की स्टेप आती है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस। आगे की स्टेप में क्या होगा, सिंपल से होता है एल्डोलेज काम करेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। एल्डोलेज क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। 3 मतलब इसे कि ये तो 6 कार्बन वाली चल रही है, तो इसमें 3 कार्बन वाले आएंगे, जिसमें आएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेटेट प्लस उसके साथ क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा हमारा DHAP, या किसे कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये चीज़ ध्यान रखना, ये कि जब फैट से कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का, तो वो इसी स्टेप से एंटर करता है इस तरीके से इसमें ग्लाइकोलाइसिस वाली साइकिल में। इनके बारे में मैं एक जब लेक्चर बनाऊंगा तो एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें मैं सारी साइकिल उसको जोड़ के बताऊंगा, तभी आप ढंग से याद कर पाएंगे इसका यूटिलाइजेशन। ये आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे भी काम करता है, जो कि क्या करता है, इसको DHPA को ग्लूकोज 3 फास्फेट में कन्वर्टेड कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसकी मात्रा दुगनी हो जाती है। तो अब जो भी स्टेप चलेंगे इसमें 2 गुना वाला स्टेप चलेगा। फिर क्या होता है हमारे एंजाइम में, एक तरीके से वो काम करता है ग्लाइको, वो सिंपल सी बात है। फिर आता है हमारे तरीके से ग्लूकोज का ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट किस में कन्वर्ट होता है हमारा 1,3 बिस फास्फो ग्लिसरेट में। 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्टेड होता है इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेटेज का। और इसके द्वारा किसके द्वारा हेल्प से होता है ये होता है NAD की हेल्प से, जिसमें यानी कि रिडक्शन वाली प्रक्रिया होती है। NAD प्लस किस में कन्वर्टेड हो जाता है, NADH प्लस में। तो ये रिएक्शन आप ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कौन कैटालाइजेशन से कर सकता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज कर लेते हैं। डीहाइड्रोजिनेज इसका डीहाइड्रोजिनेज जो होता है वो इसका यूटिलाइजेशन करता है इस तरीके से, यानी कि डीहाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजन आइटम जा रहा है NADPH प्लस और H बनेगा जो कि बाहर निकल जाएगा, NADPH प्लस बनता है इस तरीके से इसमें। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये मेन स्टेप हो रहा है। सारी चीज़ें दुगनी चल रही है, तो इसमें NADP किसने बनेंगे, NADPH प्लस 2 बनेंगे। सारी चीज़ें दूरी स्टार्ट हो गई हमारी।
फिर क्या होता है, एक और रिवर्सिबल स्टेप, और क्या कन्वर्जन होता है, बिसफॉस्फो ग्लिसरेट का बनेगा 3 फास्फो ग्लिसरेट बनेगा। थ्री फास्फो ग्लिसरेट का बनने का मतलब एक एडीपी से क्या बन गया, एटीपी बन गया, एक फास्फेट निकल गया। इसके बाद क्या स्टेप आई है हमारी, एक तरीके से जिसमें 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा। फिर ये थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आती है जिसमें क्या बनता है, हमारा फास्फो इनोल पायरुवेट बनता है। इसमें कभी स्टेप ध्यान रखिए, एंजाइम उतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, एंजाइम जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिए। ये चीज़ ध्यान रखना, फास्फो इनोल पायरुवेट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ गया, तो यहाँ पे आ गया कि तो इसका इंपॉर्टेंट एंजाइम तो इनोलेज एंजाइम होता है, वो काम करता है। इनोलेज एंजाइम की बात करके चले तो इनोलेज एंजाइम को रिक्वायरमेंट होती है, वो ऐसी है मैग्नीशियम की। तो ये इससे काफ़ी एक पैथोलॉजी में आता है कि हम स्टोरेज जब भी करते हैं उसका वायल्स में, तो फ्लोराइड वाला जो भी होता है वो करता है, वो ग्लूकोल ग्लाइकोलाइसिस को रोक देता है एक तरीके से ब्लड के अंदर। वो कैसे रोक देता है, सिंपल सी बात है, आरबीसी के अंदर सिंपल सी बात है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन में होता है और कुछ मिलता नहीं है, तो वो ग्लूकोज से एनर्जी कन्वर्शन को रोक देता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को रोक देता है, तो वो कर देता है इस तरह से फ्लोराइड मिला के। फ्लोराइड मिक्स करके क्या कर देता है, वो एक तरीके से इनिबिशन कर देता है एक तरीके से, या फिर कमी कर देता है मैग्नीशियम आयन की। तो फ्लोराइड से मैग्नीशियम आयन की कमी हो जाती है जब भी हम ब्लड स्टोरेज करते हैं इस तरीके से बायल्स में, तो वो मैग्नीशियम आयन की जब कमी हो जाती है तो सिंपल सी बात है इनोलेज एंजाइम है वो काम करेगा नहीं। अब इनोलेज एंजाइम काम करेगा नहीं तो सिंपल सी बात है ग्लूकोलाइसिस की प्रक्रिया होगी वो नहीं होगी। वो सिंपल सी बात है एनर्जी लास्ट में कब मिलेगी, जो वो तभी मिलेगी ना जब वो पूरा प्रक्रिया खत्म होगी। क्योंकि इस तरीके से एटीपी के केस में देखें तो जहाँ पे जितने भी एटीपी बने उतने तो यूटिलाइज हो गया, एनएटीपी वाली प्रोसेस आगे जाती नहीं है इसमें, इसलिए सिंपल सी बात है एनर्जी का एकमात्र स्रोत ग्लाइकोलाइसिस ही है इसका। तो इसलिए सिंपल सी बात है आगे स्टेप चलेंगे नहीं, तो क्या होगा, इस तरीके से हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो यूटिलाइज होकर आएगी। तो इसलिए इसलिए ग्लूकोज है वो उतना ही बना रहेगा इस तरीके से जो हमने बना लिया, या ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होगी वो नहीं होगी, आरबीसी वैसी की वैसी बनी हुई होगी। तो इसलिए स्टोरेज में यूज किया जाता है इस मेथड को, स्टोरेज में ब्लड स्टोरेज जो भी हम करते हैं पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, ब्लड स्टोरेज में इसका यूज किया जाता है, इस चीज़ का जो इस विशेषता होती है फ्लोराइड आयन की उसका यूज किया जाता है। फिर लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है फास्फोइनोल पायरुवेट का, जो कि सिंपल सी बात है कहीं भी देखिए एक इरिवर्सिबल स्टेप है, तो वो आती है हमारी सिंपल सी बात है पायरुवेट काइनेज वाली, जिसका एंजाइम लगता है पायरुवेट काइनेज की, जिसमें क्या बनना है हमारा फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनना है। तो इस तरह से हमारा पायरुवेट जो मेन काम था बनने का वो सिंपल से आज समाप्त हो गया, और इसमें फास्फो फास्फो सब अलग हो गया, एक और फास्फो अलग हो गया हमारा, तो एडीपी से क्या बनेगा एटीपी, इस सिस्टम में पायरुवेट बनने का काम हो जाएगा। तो ये लास्ट आती है, और रेट लिमिटिंग स्टेप ये भी रहती है लेकिन उतनी रेट लिमिटिंग नहीं रहती, इसका भी द्वारा होता है इस तरीके से रेगुलेशन किया जाता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना ये इरिवर्सिबल स्टेप है, यानी कि कभी भी कोई भी साइकिल में एंटर करेगा इस तरीके से हमारा कोई भी प्रोडक्ट, तो वो सिंपल है फास्फोइनोल पायरुवेट से एंटर करेगा, पायरुवेट काइनेज से एंटर नहीं करेगा। तो पायरुवेट काइनेज वाली स्टेप है वो यूटिलाइज नहीं होती, तो कोई भी स्टेप को एंटर करना है ग्लूकोज बनाना है किसी भी और चीज़ से, तो फास्फोइनोल पायरुवेट से एंटर करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इरिवर्सिबल रहती है सबसे, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि सिंपल सी बात है कि रिवर्सिबल स्टेप है फास्फोइनोल पायरुवेट का पायरुवेट में कन्वर्जन, जिसमें एक एटीपी निकलता है, पायरुवेट काइनेज एक एंजाइम के रूप में भाग लेता है। तो कौन कौन से एंजाइम को याद रखने में, ये तो पायरुवेट काइनेज याद कर रहा था इसमें, इसमें सिंपल सी बात है इनोलेज एंजाइम याद कर रहा था, वो फ्लोराइड या मैग्नीशियम आयन के लिए याद रखना है, इसको याद रखना जरूरी नहीं, आइसोमरेज वाली प्रक्रिया होती है, इसको भी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर डीहाइड्रोजनेज होता है, इससे ध्यान हो जाएगा। प्रोडक्ट आप ध्यान रखना क्या कहता है, ग्लिसरॉल 3 फास्फेटेज होता है, उससे कितने कन्वर्ट होता है 1,3 फास्फो ग्लिसरेट में कन्वर्टन हो जा रहा है इसका,
किसका, इतने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेटेज का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इस तरीके से इसका का कन्वर्जन होता है। एक तरीके से दो दो की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, 3 कार्बन प्रोडक्ट आपस में, अगर 3 कार्बन से 6 कार्बन से 2 3 कार्बन प्रोडक्ट बन जाते हैं। मेन चीज़ याद रखनी है, इसको एल्डोलेज ध्यान रखना, क्योंकि जो पायरोमाइक्रोड होता है फास्फोइनोल फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज तो रेट लिमिटेड स्टेप है, तो ये तो याद रखनी है। हेक्सोकाइनेज तो ग्लूकोकाइनेज ध्यान रखना है, क्योंकि ये फैट स्टेट और क्या कहते हैं, मतलब ये हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज के 2 स्टीरियो टाइप हैं, दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। तो रेगुलेशन में बात करके चलूँ तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, तो इसका आता है कुछ क्वेश्चन रेगुलेशन में आते हैं, तो इसका ध्यान रखना कि फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को सिंपल सी बात से कहें, इसको पॉजिटिव रेगुलेशन कौन करता है, सिंपल सी बात है, इंसुलिन करेगा एक तो, क्योंकि उसको ग्लूकोज की कमी करनी है एक तरीके से, तो इंसुलिन एक तो करेगा, एक तो इंसुलिन, और उसके अलावा एएमपी करेगा। और नेगेटिव रेगुलेशन कौन करेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पढ़े हो फिजियोलॉजी में थोड़े बहुत, तो उसमें क्या करता है कि वो एक तरीके से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है शरीर के अंदर, तो इसीलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, वो करता है ग्लूकागॉन करेगा, और क्या करेगा हमारा इस तरीके से एटीपी करेगा। तो ये इसके ध्यान रखना, इनहिबिटर्स होते हैं ग्लूकागॉन, और ये इंसुलिन और एएमपी इसके इसके पॉजिटिव रेगुलेटर होते हैं। हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का मैं बात करते हैं, तो हेक्सोकाइनेज का इतना कुछ खास रेगुलेशन होता नहीं है। ग्लूकोकाइनेज होता है वो कि सिंपल सी बात है, इंड्यूस किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। फिर सीधे इसके पायरुवेट काइनेज पर रेगुलेशन होता है, जिसमें भी यही चीज़ें चलती हैं। इंसुलिन होता है वो पॉजिटिव में आता है रेगुलेशन करने, पॉजिटिव में कहा जाता है इंसुलिन, और नेगेटिव में क्या कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड चलता है हमारा। ये चीज़ें तो 3 एंजाइम क्या करेंगे, पायरुवेट काइनेज, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज और ये ग्लूकोकाइनेज, जो कि रेगुलेशन में काम आता है, और कोई डायरेक्ट रेगुलेशन होता नहीं है। इंपॉर्टेंट एंजाइम के ध्यान रहे, तो इसलिए प्रकार हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस की वाली प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई। और हम लेक्चर होंगे जिसमें आगे के स्टेप्स हैं उनको कवर करेंगे। एक लेक्चर हम इसका ही बनाएंगे जिसमें हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये चीज़ हम भी पढ़ेंगे, वो आपको हर जगह से पढ़ने को नहीं मिलेगी, तो इसलिए इस प्रकार के लेक्चर को इंतजार करना। रेगुलर आप उनसे लेक्चर को पढ़ते रहिए, क्योंकि फिर मैं आगे आगे स्टेप होंगे उनको समझने में दिक्कत होगी आपको, तो आप इनको पढ़ते रहेंगे तो वो आपके लिए समझना इस तरीके से आसान होगा।